आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि मिक्सचर्स को डिफरेंट टाइप्स में कैसे क्लासिफाई किया जाता है। हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। यह जानेंगे कि किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है और किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है। हम डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन के बारे में बात करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस और कोलोइड्स में क्या डिफरेंस होता है। हम टिंडाल इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में हम यह भी डिस्कस करेंगे कि इन डिफरेंट सेपरेशन मेथड्स का हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन मिक्सचर्स के सेपरेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि मिक्सचर्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। मिक्सचर्स को मेनली दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स और दूसरे को हम बोलते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस मिक्सचर्स वे मिक्सचर्स होते हैं जिसमें कि सॉल्यूट पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। होमोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल्स हैं शुगर सॉल्यूशन, विनेगर एटसेट्रा। यदि हम शुगर सॉल्यूशन को ड्रिंक करें तो यह नोटिस करेंगे कि जितनी मिठास हमें फर्स्ट सिप में मिलती है उतनी ही मिठास हमें लास्ट सिप में भी मिलेगी। इसका मतलब यह है कि शुगर पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके विपरीत जो हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं उसमें जो सॉल्यूट होता है वो पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। इसका मतलब यह है कि कहीं पर तो सॉल्यूट ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है और सॉल्यूशन के किसी दूसरे पार्ट में सॉल्यूट कम मात्रा में अवेलेबल होता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के एग्जांपल्स हैं सैंड और वाटर का मिक्सचर और ऑयल और वाटर का मिक्सचर। यदि हम ऑयल और वाटर के मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें तो यह नोटिस करेंगे कि ऑयल और वाटर सेपरेट लेयर्स फॉर्म कर देते हैं, जिसमें कि ऑयल टॉप लेयर फॉर्म करता है और वाटर बॉटम लेयर फॉर्म करता है। तो यहाँ पर हम क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्यूशन में पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसी तरह से जो सैंड और वाटर का मिक्सचर होता है उसमें भी हम चाहे जितना मर्जी सैंड को अच्छे से स्टिर कर लें, लेकिन हम यह नोटिस करेंगे कि पूरे सॉल्यूशन में सैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है। मतलब सॉल्यूशन के किसी पार्ट में तो ज़्यादा सैंड के पार्टिकल्स मौजूद हैं, जबकि सॉल्यूशन के किसी दूसरे पार्ट में कम सैंड सैंड के पार्टिकल्स मौजूद हैं। तो इसीलिए सैंड और वाटर एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। एक सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कि सॉल्यूट पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एक सॉल्यूशन के अंदर एक या एक से अधिक सॉल्यूट्स हो सकते हैं और एक सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट्स वे सब्सटेंसेस होते हैं जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं और सॉल्वेंट वह सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर सॉल्यूट्स को डिसॉल्व कर लेता है। सॉल्यूशन का एक एग्जांपल है शुगर और वाटर का मिक्सचर। जब हम शुगर को वाटर में मिक्स करते हैं तो शुगर वाटर में डिसॉल्व होकर के पूरे सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। इसीलिए शुगर और वाटर का मिक्सचर एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है और इसे सॉल्यूशन कहते हैं। इसमें शुगर सॉल्यूट होता है और वाटर सॉल्वेंट होता है। जब भी हम किसी सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के बारे में भी बात करें। सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यह होता है कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है। सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन के महत्व को हम कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि एक किसान अपने खेतों में पेस्ट्स को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स स्प्रे करता है। पेस्टिसाइड को बनाने के लिए यह ज़रूरी होता है कि पेस्टिसाइड के एक फिक्स्ड अमाउंट को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में डिसॉल्व किया जाए। यदि हम पेस्टिसाइड की मात्रा को कम कर दें और वाटर की मात्रा को फिक्स रखें तो जो पेस्टिसाइड स्प्रे बनेगा वह इतना कैपेबल नहीं होगा कि वो पेस्ट्स को कंट्रोल कर सके। और यदि हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड को मिक्स कर दें तो चांसेस ये होंगे कि उससे हमारे सॉयल को, एनवायरनमेंट को और क्रॉप्स को, तीनों को ही नुकसान पहुंचे। इसीलिए यह ज़रूरी हो जाता है कि पेस्टिसाइड स्प्रे बनाते वक्त हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व करें।
इसी तरह से जब हम ORS सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें भी ये ज़रूरी होता है कि 1 लीटर ऑफ वाटर में हम एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्ट और एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ शुगर को डिज़ोल्व करें। जब हम एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को 1 लीटर ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उससे जो सॉल्यूशन बनता है उसी उसी को ही ORS कहा जाता है। और वो ORS बहुत इफ़ेक्टिव होता है किसी भी पेशेंट की बॉडी को रिहाइड्रेट करने में। यदि 1 लीटर ऑफ वाटर में हम सॉल्ट और शुगर की मात्रा को कम या ज़्यादा कर दें तो उससे सॉल्यूशन तो बन जाएगा, लेकिन वह सॉल्यूशन उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा पेशेंट को रिहाइड्रेट करने में जितना कि ORS होता है। इसी तरह से यदि हम लेट अस से कि शुगर और सॉल्ट की अमाउंट को तो फिक्स्ड रखते हैं, लेकिन वाटर को 1 लीटर से 2 लीटर कर देते हैं या फिर लेट अस से कम कर देते हैं, हाफ लीटर कर देते हैं। तो इस तरह से जब हम शुगर, सॉल्ट और वाटर को मिक्स करेंगे तो उससे भी एक सॉल्यूशन तो फॉर्म हो जाएगा, लेकिन वो सॉल्यूशन पेशेंट की बॉडी को रिहाइड्रेट करने में उतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो इन दोनों ही एग्जांपल्स के द्वारा हमने यह देखा कि किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन का कितना महत्व होता है। इसी तरह से मेडिसिन्स और फूड में भी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का बहुत महत्व होता है। किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन या डिस्क्राइब करने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम क्लास 9 में 3 परसेंटेज मेथड्स के बारे में बात करेंगे और हायर क्लासेस में हम बाकी दूसरे मेथड्स के बारे में भी बात करेंगे जिनके द्वारा हम किसी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस परसेंटेज मेथड के बारे में बात करेंगे उसे कहते हैं मास बाय मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज को परसेंट एम बाय एम या फिर परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मास बाय मास परसेंटेज यह बताता है कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है। मास बाय मास परसेंटेज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों के ही मासेस नोन होते हैं। मैथमेटिकली मास बाय मास परसेंटेज इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से कि हमारे पास 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट है जिसको कि हमने 90 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया है। तो जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्ट है और उसका मास 10 ग्राम दिया हुआ है, और जो सॉल्यूशन का मास होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मासेस को ऐड करके मिलेगा। यानी कि इस केस में सॉल्यूट का मास 10 ग्राम है और सॉल्वेंट का मास 90 ग्राम्स है, तो सॉल्यूशन का मास 10 ग्राम प्लस 90 ग्राम विच इज़ इक्वल टू 100 ग्राम्स होगा। तो यदि हमें मास बाय मास परसेंटेज इस सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना हो तो वो आएगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट हमें 10 ग्राम्स दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम्स है, तो हम लिखेंगे 10 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 100 ग्राम इनटू 100। तो वो कैलकुलेट होकर के आएगा 10% एम बाय एम के। तो यानी कि इस सॉल्यूशन का जो मास बाय मास परसेंटेज होगा वो 10% एम बाय एम होगा। अब हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को परसेंट एम बाय वी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमें यह बताता है कि 100 मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन में कितने ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है। मैथमेटिकली मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स इनटू 100। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से कि हमारे पास 5 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज है जिसे हम कुछ इतने मिलीलीटर्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व करते हैं कि जो सॉल्यूशन बनता है उसका वॉल्यूम 100 मिलीलीटर हो जाता है। तो इस तरह से बने हुए सॉल्यूशन का यदि हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करें तो वो कैलकुलेट होकर के आएगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम्स दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर है। तो यदि हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट कर दें तो परसेंट एम बाय वी इक्वल होगा 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 मिलीलीटर इंटू 100। यह कैलकुलेट होकर के आएगा 5% एम बाई वी के बराबर।
किसी भी मिक्सचर के कॉन्सेंट्रेशन को परसेंटेज में एक्सप्रेस करने का जो तीसरा मेथड होता है उसे हम कहते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसे परसेंट वी बाय वी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज यह बताता है कि 100 मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूशन में कितने मिलीलीटर्स ऑफ सॉल्यूट को डिसॉल्व किया गया है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मेथड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब दो मिसिबल लिक्विड्स को मिक्स किया जाता है। मिसिबल लिक्विड्स का मतलब होता है ऐसे लिक्विड्स जो आपस में किसी भी परसेंटेज में मिक्स होकर के एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर देते हैं। तो परसेंट वी बाई वी यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब दो मिसिबल लिक्विड्स को आपस में मिक्स किया जाता है। मैथमेटिकली परसेंट वी बाई वी इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस से कि हमारे पास 1 मिलीलीटर ऑफ पेस्टिसाइड है जिसे हम 99 मिलीलीटर्स ऑफ वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। तो जब ये जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसका वॉल्यूम होगा 100 मिलीलीटर्स। तो यदि हम ऐसे सॉल्यूशन का वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करें तो वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट यानी कि पेस्टिसाइड का जो वॉल्यूम है वो 1 मिलीलीटर दिया हुआ है और जो सॉल्यूशन है उसका जो वॉल्यूम है वो 100 मिलीलीटर दिया हुआ है। तो यदि हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन में पुट कर दें तो परसेंट वी बाई वी की वैल्यू होगी 1 मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 100 मिलीलीटर इंटू 100, जो कि कैलकुलेट होकर के आएगी 1% वी बाई वी के बराबर। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है। सॉल्युबिलिटी वर्ड का इस्तेमाल हम हमेशा ही एक सॉल्यूट के लिए करते हैं। सॉल्युबिलिटी किसी भी सॉल्यूट के उस मैक्सिमम अमाउंट को कहते हैं जिसे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिसॉल्व किया जा सकता है। लेट अस से कि हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है जिसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है। अब हम यह देखना चाहते हैं कि हम इस 100 ग्राम ऑफ वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मैक्सिमम कितने अमाउंट में सॉल्ट को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्ट की उस मैक्सिमम अमाउंट को जिसे हम 100 ग्राम ऑफ वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डिसॉल्व कर सकते हैं उसे हम सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कहेंगे। जब हम किसी भी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करने की प्रक्रिया में होते हैं तो इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर हम उस सॉल्यूट को धीरे धीरे करके डालते जाते हैं और डिसॉल्व करते जाते हैं। तो जब हम इस प्रक्रिया को कंटिन्यू रखते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आता है जबकि सॉल्यूशन के अंदर फर्दर सॉल्यूट को डिसॉल्व करना संभव नहीं हो पाता। मतलब कि जब हम फर्दर सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वो सॉल्यूट सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने के बजाय कंटेनर के बॉटम में ही कलेक्ट होने लगता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को जो अब तक हमने इस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व किया है उसे हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर उस गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। यह देखा गया है कि जब हम किसी सॉलिड सॉल्यूट को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं और यदि हम उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब सॉलिड सॉल्यूट्स के केस में यह देखा गया है कि सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। अ, और गैसेस के केस में यह ऑब्जर्वेशन बिल्कुल अपोजिट होती है। यह देखा गया है कि जब हम किसी गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो यदि हम उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो उस पर्टिकुलर गैस की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो कम होती चली जाती है। जब हमें यह रिप्रेजेंट करना होता है कि किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज हो रही है तो उसके लिए हम सॉल्युबिलिटी कर्व का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी कर्व यह दर्शाता है कि किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ किस तरह से बदलती है। सॉल्युबिलिटी कर्व में एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर को रिप्रेजेंट किया जाता है यूजुअली डिग्री सेल्सियस में और वाई एक्सिस पर सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है यूजुअली ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। दिए हुए इस लेफ्ट डायग्राम में दो कंपाउंड्स कंपाउंड ए और कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी कर्व को दिखाया गया है। इस ग्राफ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी कंपाउंड ए के कंपैरिजन में
टेम्परेचर बढ़ने के साथ ज़्यादा तेज़ी से चेंज होती है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि सॉलिड सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी एक लिक्विड के अंदर टेम्परेचर बढ़ने के साथ इंक्रीज होती है। मान लेते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हमारे पास एक सेचूरेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन है, और लेटर से मतलब यह भी हम इमेजिन कर रहे हैं कि उसमें 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट को जो है डिज़ोल्व किया गया है, मतलब उस सेचूरेटेड सॉल्यूशन में 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डिज़ोल्व है। अब यदि हम उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर को डिक्रीज करके 40 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो क्योंकि सॉलिड सॉल्यूट्स की सॉल्युबिलिटी लोअर टेम्परेचर पर कम होती है और हायर टेम्परेचर पर ज़्यादा होती है, तो टेम्परेचर घटने के साथ जो सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। मान लेते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर के अंदर 100 ग्राम्स ऑफ वाटर के अंदर जो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है वो 7 ग्राम्स है। तो जो 3 ग्राम्स ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्ट जो कि सॉल्यूशन के अंदर पहले से प्रेजेंट था, वो क्रिस्टलाइज होकर के सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और कंटेनर के बॉटम में कलेक्ट हो जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी कर्व के द्वारा हम यह भी जान सकते हैं कि टेम्परेचर घटाने पर कितना कितना सॉलिड सॉल्यूट क्रिस्टलाइज होकर के सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्रिस्टलाइजेशन का क्या मतलब होता है। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि एक सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होती है और टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ डिक्रीज हो जाती है। अब यदि हमारे पास एक सॉलिड सॉल्यूट का सैचुरेटेड सॉल्यूशन हायर टेम्परेचर पर मौजूद है, और यदि हम ऐसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के टेम्परेचर को कम कर दें, डिक्रीज कर दें, तो जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी लोअर टेम्परेचर पर कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में होगा यह कि सॉल्यूशन के अंदर पहले से जो एक्सेस अमाउंट में सॉल्यूट मौजूद है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और सॉलिड क्रिस्टल्स फॉर्म कर देगा। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। क्रिस्टल एक ऐसा सॉलिड होता है जिसमें मौजूद पार्टिकल्स एक रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न में अरेंज होते हैं, और क्रिस्टल एक प्योर फॉर्म ऑफ सॉलिड होता है। क्रिस्टलाइजेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल हम एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं। यहाँ पर हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के मेन स्टेप्स को डिस्कस कर रहे हैं। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहले हम एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं, और उसके बाद हम उसको फिल्टर कर लेते हैं। फिल्टर करने से उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर मौजूद इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं। इसके बाद हम फिल्ट्रेट को धीरे धीरे ठंडा करते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो उसमें मौजूद एक्सेस सॉल्यूट क्रिस्टलाइज होकर के सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम ऐसे क्रिस्टल्स को फिल्टर कर लेते हैं, वॉश करके ड्राई कर लेते हैं। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली यह है कि जब हम फिल्ट्रेट को कूल कर रहे होते हैं, तो इस प्रक्रिया को धीरे धीरे करना चाहिए, मतलब कि कूलिंग धीरे धीरे करनी चाहिए। ऐसा करने से हमारे जो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं वो लार्जर साइज के होते हैं और बेटर शेप्ड के क्रिस्टल्स होते हैं। यदि हम फिल्ट्रेट को बहुत तेज़ी से कूल कर देंगे, तो क्रिस्टल्स स्मॉलर साइज के होंगे और उनका वेल डिफाइंड शेप भी नहीं होगा। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा क्रिस्टलाइजेशन और सॉल्युबिलिटी के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। दिए हुए इस लेफ्ट डायग्राम में कंपाउंड ए और कंपाउंड बी के सॉल्युबिलिटी कर्व को दिखाया गया है। यहाँ पर हम यह क्लियरली देख सकते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कंपाउंड बी की जो सॉल्युबिलिटी है वो 287 ग्राम्स है, यानी कि 100 ग्राम ऑफ वाटर में 287 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड बी को 60 डिग्री सेल्सियस पर डिज़ोल्व किया जा सकता है। और इसी ग्राफ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस पर कंपाउंड बी की जो सॉल्युबिलिटी है वो 241 ग्राम्स है, यानी कि हम 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर मैक्सिमम 241 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड बी को 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं। अब यदि हम 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कंपाउंड बी का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन लें और उसको धीरे धीरे ठंडा करें, और 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ले आएं, तो क्योंकि कंपाउंड बी की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर डिक्रीज होने के साथ कम हो जाती है, तो उसमें मौजूद 287 माइनस 241 ग्राम्स
जो एक्स्ट्रा सॉल्यूट मौजूद है वो क्रिस्टल्स फॉर्म कर देगा। तो यहाँ पर हमने यह देखा कि कूलिंग की वजह से सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और और जो सॉल्यूशन में एक्सेस अमाउंट में सॉल्यूट मौजूद होता है वो क्रिस्टल्स फॉर्म कर देता है, और इस प्रक्रिया को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। अभी हमने क्रिस्टलाइजेशन मेथड के बारे में डिस्कशन किया था और यह जाना था कि क्रिस्टलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल करके हम सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। जब हमें एक सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन को, अपने कंपोनेंट्स में सेपरेट करना होता है, तब हम क्रिस्टलाइजेशन के अलावा इवेपोरेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल करके कैसे सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को सेपरेट किया जाता है, ये हम लोअर क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जब हम एक सॉलिड और लिक्विड के मिक्सचर को, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन को, अपने कंपोनेंट्स में इवेपोरेशन मेथड के द्वारा सेपरेट करते हैं, तो इसमें जो सॉल्वेंट होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और हमें सॉलिड सॉल्यूट रिसीव हो जाता है। तो हमें जो सॉल्वेंट होता है उसे लूज करना पड़ता है, लेकिन हम सॉल्यूट को रिसीव कर पाते हैं। जब कभी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें सॉल्वेंट को भी रिसीव करना हो और सॉल्यूट को भी रिसीव करना हो, या फिर जब हमें दो मिसिबल लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट करना होता है, तब हम डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मिसिबल लिक्विड्स उन लिक्विड्स को कहते हैं जिन्हें हम किसी भी प्रोपोर्शन में यदि मिक्स कर दें तो वो एक दूसरे के साथ मिक्स होकर के एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर देते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली और नोट करने वाली यह है कि डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल हम तभी कर पाते हैं जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट्स में एटलीस्ट 25 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे ज़्यादा का डिफरेंस हो। यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट्स में 25 डिग्री सेल्सियस से कम का डिफरेंस होगा, तो ऐसी स्थिति में डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दिए हुए इस लेफ्ट डायग्राम में यह दिखाया गया है कि कैसे हम एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली एक डिस्टिलेशन सेटअप दिखाया गया है। एसीटोन और वाटर मिसिबल लिक्विड्स होते हैं, यानी कि जब हम इन्हें किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं तो ये एक दूसरे के साथ यूनिफॉर्मली मिक्स होकर के एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर देते हैं। जैसा कि हम इस दिए हुए डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में हमने एसीटोन और वाटर के मिक्सचर को लिया हुआ है और उसे हम हीट कर रहे हैं। अब एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 56 डिग्री सेल्सियस, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में काफ़ी डिफरेंस होता है। जब हम इस मिक्सचर को हीट करते हैं और इस मिक्सचर का टेम्परेचर 56 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है, तो इस टेम्परेचर पर एसीटोन वेपराइज हो जाता है और ये मिक्सचर से सेपरेट होकर के ऊपर की ओर उठने लगता है। फिर यह एक ग्लास के ट्यूब से पास होता है। इस ट्यूब को एक वाटर कंडेंसर के द्वारा हम कंटिन्यूसली कूल करते रहते हैं। तो जब एसीटोन के वेपर्स इस ग्लास ट्यूब से पास होते हैं तो वे ठंडे होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसे कि हम एक कोनिकल फ्लास्क में रिसीव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने यह देखा कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में अच्छा खासा डिफरेंस होने की वजह से हम एसीटोन को वाटर से सेपरेट कर सके, और यहाँ पर हम वाटर और एसीटोन दोनों को ही रिसीव कर लेते हैं। वाटर डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रह जाता है, जबकि एसीटोन हमें कोनिकल फ्लास्क में रिसीव हो जाता है। तो यहाँ पर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ही रिसीव कर पाए। इसका इस्तेमाल करके हम सॉल्ट सॉल्यूशन को भी सेपरेट कर सकते हैं, मतलब इसी मेथड के द्वारा, एक डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा, जिसमें कि हमें सॉल्वेंट भी रिसीव हो जाएगा, यानी कि वाटर भी रिसीव हो जाएगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने यह देखा कि डिस्टिलेशन मेथड का यूज़ करके हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ही रिसीव कर पाते हैं।
जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर में से हम उनके कंपोनेंट्स को डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करके तभी सेपरेट कर पाते हैं जब उन मिसिबल लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो या तो 25 डिग्री सेल्सियस का है या फिर उससे अधिक का है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि किसी मिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर में जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स हैं उनका आपस में जो बॉइलिंग पॉइंट्स में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम है। ऐसी स्थिति में हम डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करके हम क्रूड ऑयल को उसके कंपोनेंट्स में सेपरेट करते हैं। क्रूड ऑयल में पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, बिटुमेन एटसेट्रा कंपोनेंट्स मिक्स्ड होते हैं। क्रूड ऑयल के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में किया यह जाता है कि पहले क्रूड ऑयल को एक फर्नेस के थ्रू पास किया जाता है। यह फर्नेस क्रूड ऑयल के टेम्परेचर को काफ़ी हायर लेवल पर ले जाता है, जो कि 355 से 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हो सकता है। इतने टेम्परेचर पर क्रूड ऑयल वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और फिर इस वेपर को एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर पास किया जाता है। इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में एक टेम्परेचर ग्रेडियंट मेंटेन किया जाता है। इसका मतलब यह है कि इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के लोअर एंड्स पर तो टेम्परेचर हाई होता है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता रहता है और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के टॉप एंड पर टेम्परेचर सबसे कम होता है। जब क्रूड ऑयल का वेपर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर पास होता है तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के लोअर एंड पर वो मिक्सचर का वो कंपोनेंट कंडेंस हो जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। फिर जैसे जैसे ये वेपर्स ऊपर की तरफ उठते उठते हैं वैसे वैसे क्रूड ऑयल का वो कंपोनेंट कंडेंस होता चला जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट रीच होता रहता है। मतलब सबसे जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के सबसे टॉप एंड पर जाकर के कंडेंस होता है और फिर इनको हम ट्रेज में रिसीविंग ट्रेज में रिसीव करके इन कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। अब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कशन करेंगे। पेपर क्रोमेटोग्राफी भी एक मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का एक तरीका होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी का वर्किंग प्रिंसिपल यह होता है कि एक मिक्सचर के अंदर मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स सॉल्वेंट के साथ और पेपर के साथ डिफरेंटली इंटरेक्ट करते हैं। सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करने का मतलब ये होता है कि मिक्सचर का कोई तो कंपोनेंट सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है जबकि कोई दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट में उतने अच्छे से डिज़ोल्व नहीं हो पाता। और पेपर के साथ इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि मिक्सचर में मौजूद किसी कंपोनेंट की तो पेपर के साथ एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि पेपर पर चिपकने की उसकी टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है और किसी दूसरे कंपोनेंट की पेपर के साथ एफिनिटी कम होती है। जब एक मिक्सचर के अंदर मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होकर के पेपर पर मूव करते हैं तो वो डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं और इस डिफरेंट स्पीड से मूवमेंट की वजह से ही वे एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करके हम किसी हम किसी इंक में मौजूद डिफरेंट कलर्स को सेपरेट कर सकते हैं, फूड कलर में मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं और किसी प्लांट पिगमेंट में मौजूद डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करा जाता है, मतलब कैसे परफॉर्म करा जाता है, इसे हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे और तब हमें यह समझ में आएगा कि एक्चुअली में एक मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स एक दूसरे से कैसे सेपरेट हो जाते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। पेपर क्रोमेटोग्राफी को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हम एक 3 सेंटीमीटर वाइड क्रोमेटोग्राफिक पेपर लेते हैं और उसके लोअर एंड से 2 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर पेंसिल के द्वारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसके बाद हम उस हॉरिजॉन्टल लाइन के मिड पॉइंट पर एक ब्लैक स्केच पेन के द्वारा स्पॉट बना लेते हैं और उसके बाद हम एक बीकर लेते हैं और उस बीकर के अंदर बहुत ही थोड़ा सा पानी लेकर के एक थिन लेयर ऑफ वाटर फॉर्म कर देते हैं। उसके बाद हम इस क्रोमेटोग्राफिक पेपर को
उस बीकर के अंदर वर्टिकली रख देते हैं कुछ इस तरह से कि पेपर का जो लोअर एंड है वो तो वाटर के अंदर डिप हो जाए, लेकिन जो ब्लैक स्केच पेन के द्वारा मार्क किया गया स्पॉट है वो वाटर से ऊपर रहना चाहिए। जब वाटर धीरे धीरे क्रोमेटोग्राफिक पेपर पर ऊपर की ओर उठता है, तो जब ये ब्लैक स्पॉट पर पहुंचता है तो उसके अंदर ब्लैक कलर के अंदर मौजूद जो डिफरेंट कलर्स होते हैं उनको अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। और फिर जब वाटर दोबारा से ऊपर की ओर उठता है, तो क्योंकि हमने पहले वाली स्लाइड में डिस्कस किया था कि एक मिक्सचर के अंदर मौजूद जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो सॉल्वेंट के साथ और पेपर के साथ अलग अलग तरह से इंटरेक्ट करते हैं, और इसीलिए ये सॉल्वेंट के साथ पेपर के ऊपर अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं। अब जो ब्लैक स्केच पेन का इंक होता है वो अलग अलग कलर से मिलकर बना होता है। तो जब क्रोमेटोग्राफिक पेपर के ऊपर वाटर ऊपर की ओर राइज करता है, तो ब्लैक कलर के अंदर मौजूद जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो सभी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। अलग अलग इनकी सॉल्युबिलिटी, जो इनका जो डिसॉल्व होने का तरीका है यानी कि सॉल्वेंट से इंटरेक्ट करने का तरीका है वो अलग अलग होता है, और पेपर के साथ इनकी एफिनिटी भी अलग अलग होती है। इसीलिए ये वाटर के साथ डिफरेंट रेट्स से राइज करते हैं। मतलब कि कोई तो कंपोनेंट बहुत तेजी से राइज करता है, कोई कंपोनेंट बहुत धीरे से राइज करता है, और इसी वजह से ब्लैक कलर के अंदर जो डिफरेंट कलर्स मौजूद होते हैं वे सभी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और क्रोमेटोग्राफिक पेपर पर हमें ये अलग अलग स्पॉट्स के रूप में दिखाई पड़ते हैं। जब हमें इममिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट करना होता है तो उसके लिए हम सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं। इममिसिबल लिक्विड्स उन लिक्विड्स को कहते हैं जो आपस में यूनिफॉर्मली और इवनली मिक्स नहीं होते, बल्कि एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं। इममिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर का एक एग्जांपल होता है मस्टर्ड ऑयल और वाटर का मिक्सचर। जब हम मस्टर्ड ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं तो ये दोनों लिक्विड्स आपस में यूनिफॉर्मली और इवनली मिक्स नहीं होते और एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करते हैं। यदि हम मस्टर्ड ऑयल और वाटर के मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें तो ये दो सेपरेट लेयर्स फॉर्म कर देते हैं, जिसमें कि मस्टर्ड ऑयल अपर लेयर फॉर्म करता है और वाटर लोअर लेयर फॉर्म करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन दोनों की डेंसिटीज़ में फ़र्क होता है, अंतर होता है। वाटर की डेंसिटी मस्टर्ड ऑयल के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसीलिए वाटर लोअर लेयर फॉर्म करता है और मस्टर्ड ऑयल अपर लेयर फॉर्म करता है। तो जब हमें इममिसिबल लिक्विड्स के मिक्सचर को सेपरेट करना होता है, तब हम इस मिक्सचर को एक सेपरेटिंग फनल के अंदर रख देते हैं और इस मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो ये इममिसिबल लिक्विड्स दो सेपरेट लेयर्स में डिवाइड हो जाते हैं। अपर लेयर, जैसा कि हमने मस्टर्ड ऑयल और वाटर का एग्जांपल लिया था, इसमें अपर लेयर मस्टर्ड ऑयल फॉर्म करता है और लोअर लेयर वाटर फॉर्म कर देता है। जब ये मिक्सचर दो सेपरेट लेयर्स फॉर्म कर देते हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स, तब हम सेपरेटिंग फनल के स्टॉप कॉक को स्लोली ओपन करके पहले वाटर को एक फ्लास्क के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं, और जब कंप्लीटली वाटर फ्लास्क के अंदर आ जाता है तो स्टॉप कॉक को क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम एक दूसरा कोनिकल फ्लास्क लाते हैं और दोबारा से स्टॉप कॉक को खोल करके उसके अंदर मस्टर्ड ऑयल को रिसीव कर लेते हैं। तो इस तरह से हम दोनों ही लिक्विड्स को एक दूसरे से सेपरेट कर पाते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सब्लाइमेशन और डिपोजिशन का क्या मतलब होता है, और सब्लाइमेशन और डिपोजिशन का इस्तेमाल करके हम कैसे एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। सब्लाइमेशन किसी सब्सटेंस की उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है जिसमें कि जब हम उसे उसके मेल्टिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, बिना लिक्विड स्टेट के थ्रू पास हुए। मतलब कि वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके विपरीत डिपोजिशन किसी सब्सटेंस की उस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कि जब हम उसके वेपर को कूल करते हैं तो वे डायरेक्टली गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिना लिक्विड स्टेट के थ्रू पास हुए। मतलब कि इस प्रक्रिया में भी वो लिक्विड स्टेट से नहीं गुजरते, बल्कि डायरेक्टली गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ सब्लाइमेबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल्स हैं कैम्फर, नेफ्थलीन, ड्राई आइस, एटसेट्रा।
सबलाइमेबल सब्सटेंसेस उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनमें सबलाइमेशन और डिपोजिशन की प्रॉपर्टी देखी जाती है। इसका मतलब यह है कि कैम्फर, नेफ्थलीन और ड्राई आइस में सबलाइमेशन और डिपोजिशन की प्रॉपर्टी देखी जाती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम यह डिस्कस करेंगे कि कैसे सबलाइमेशन और डिपोजिशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके हम किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। जब हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें मौजूद कोई एक कंपोनेंट एक सबलाइमेबल सब्सटेंस होता है, तो हम उस कंपोनेंट की सबलाइमेशन और डिपोजिशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमारे पास कैम्फर और सैंड का एक मिक्सचर हो, तो हम जैसा कि जानते हैं कि कैम्फर एक सबलाइमेबल सब्सटेंस होता है, तो हम कैम्फर की सबलाइमेशन और डिपोजिशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके कैम्फर और सैंड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं। इसके लिए हमें करना ये होता है कि हम कैम्फर और सैंड के मिक्सचर को एक चाइना डिश में रखते हैं और फिर उसके ऊपर एक ग्लास फनल को इन्वर्ट करके यानी कि उल्टा करके रख देते हैं, और जो ग्लास फनल का आउटलेट होता है उसे एक कॉटन प्लग से बंद कर देते हैं, जैसा कि हम दिए हुए इस लेफ्ट डायग्राम में देख सकते हैं। जब हम चाइना डिश को स्लोली हीट करते हैं, यह इंश्योर करते हुए कि कभी भी उसका टेम्परेचर कैम्फर के मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर पर नहीं पहुंचता, यानी कि उसको हम कैम्फर के मेल्टिंग पॉइंट से लोअर टेम्परेचर पर ही हीट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कैम्फर डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है और मिक्सचर को छोड़ करके ऊपर की तरफ उठता है। जब कैम्फर के वेपर्स ऊपर की तरफ उठते हैं, तो ये ग्लास फनल के डिफरेंट पार्ट्स के कांटेक्ट में आते हैं, और जब ये ग्लास फनल के डिफरेंट पार्ट्स के कांटेक्ट में आते हैं, तो ये ठंडे होकर के डायरेक्टली वेपर स्टेट से यानी कि गैसियस स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से कैम्फर को हम ग्लास के फनल के डिफरेंट पार्ट से कलेक्ट कर सकते हैं, और चाइना डिश के अंदर सैंड रह जाता है, और इस तरह से सैंड और कैम्फर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि एलॉयज किन्हें कहते हैं। ज़्यादातर मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं, और रूम टेम्परेचर पर मेटल्स एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन जब हम मेटल्स को काफ़ी हाई टेम्परेचर्स पर हीट करते हैं, तो ये मेल्ट हो जाते हैं, और मेल्ट होने के बाद हम डिफरेंट मेटल्स को एक दूसरे के साथ मिक्स कर सकते हैं। जब हम दो या दो से अधिक मेटल्स को मोल्टन स्टेट में एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, तो ये मिक्स होकर के एक होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म कर देते हैं, और इसी होमोजीनियस मिक्सचर को एलॉय कहा जाता है। एलॉय न सिर्फ दो या दो से अधिक मेटल्स के होमोजीनियस मिक्सचर को कहते हैं, बल्कि एक मेटल और एक नॉन मेटल के होमोजीनियस मिक्सचर को भी कहते हैं। जब हम दो या दो से अधिक मेटल्स को या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल को होमोजीनियसली मिक्स करके एलॉय फॉर्म करते हैं, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फाइनल मटेरियल बनता है, उसके अंदर कुछ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि वो मटेरियल ज़्यादा कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा रिजिड होता है, और इसीलिए हम एलॉयज़ को फॉर्म करते हैं ताकि हमें एक ऐसा मटेरियल मिल सके जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, रिजिड हो और कोरोजन रेजिस्टेंट हो। एलॉयज़ के कुछ एग्जांपल्स हैं ब्रास, जो कि कॉपर और जिंक का एक एलॉय होता है। इसमें कॉपर 80% होता है और जिंक 20% होता है। ब्रॉन्ज भी कॉपर और टिन का एक एलॉय होता है। ब्रॉन्ज में कॉपर 80% होता है और टिन 20% होता है। इसी तरह से स्टेनलेस स्टील आयरन और दूसरे एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसमें कार्बन होता है जो कि 0.03% से लेकर के 0.8% तक हो सकता है। क्रोमियम होता है जो कि 16 to 18% हो सकता है। निकल होता है जो कि 10 to 14% हो सकता है, और मोलिबेडनम होता है जो कि 2 to 3% हो सकता है। तो स्टेनलेस स्टील फॉर्म करने के लिए हम आयरन, कार्बन, क्रोमियम, निकल और मोलिबेडनम एटसेट्रा मेटल्स को मिक्स करते हैं। तो जो एलॉय फॉर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसीलिए एलॉयज़ का इस्तेमाल करके हम अपनी डेली लाइफ के बहुत सारे आर्टिकल्स को या यूँ कहें कि डिफरेंट चीज़ों को बनाते हैं।
अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि सस्पेंशंस क्या होते हैं। एक सस्पेंशन एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, जैसे कि सैंड और वाटर का मिक्सचर या फिर सॉडस्ट और वाटर का मिक्सचर। जब हम सैंड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो सैंड वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। सैंड के अनडिसॉल्व पार्टिकल्स काफ़ी लार्ज साइज के होते हैं और ये नेकेड आई से विजिबल होते हैं। सस्पेंशंस की एक प्रॉपर्टी यह होती है कि यदि हम सस्पेंशन को थोड़े समय के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें तो उसमें मौजूद अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स धीरे धीरे सेटल होकर के कंटेनर के बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं। सस्पेंशंस को फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। मडी बॉडी वाटर एक सस्पेंशन होता है। यदि हम हम मडी वाटर को थोड़े समय के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें तो यह नोटिस करेंगे कि सॉयल के जो लार्जर साइज के पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर के बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं और फिर हम डिकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा इन सॉयल के लार्ज पार्टिकल्स को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमें जो फिल्ट्रेट मिलेगा, जो वाटर मिलेगा वो क्लाउडी होगा और बेसिकली इम्प्योर होगा। यदि हम इस क्लाउडी वाटर को या फिर यूं कहें कि इम्प्योर वाटर को फर्दर प्योरीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे लेफ्ट डायग्राम में दिखाया गया है। जब हम सॉयल के लार्जर पार्टिकल्स को सेपरेट कर लेते हैं और जो हमें फिल्ट्रेट मिलता है जो कि क्लाउडी वाटर होता है उसे हम एक टेस्ट ट्यूब में रख करके और फिर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन के अंदर रख देते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का काम होता है इन टेस्ट ट्यूब्स को रोटेट करना। जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में टेस्ट ट्यूब्स को रखते हैं तो रखने के समय पर उनकी जो पोजीशन होती है वो स्लांट पोजीशन होती है। लेकिन जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन को क्लोज करके और फिर इसे इसकी मोटर को स्टार्ट करते हैं और जब ये इस इन टेस्ट ट्यूब्स को रोटेट करता है उस समय पर इन टेस्ट ट्यूब्स की अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल हो जाती है। और जब ये टेस्ट ट्यूब्स हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अलाइन होकर के बहुत तेजी से रोटेट करते हैं तो तो टेस्ट ट्यूब के अंदर मौजूद जो मिक्सचर होता है उसके अंदर जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करता है और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये उन्हें आउटवर्ड मूव करता है। और ये हैवियर पार्टिकल्स जो होते हैं ये टेस्ट ट्यूब के बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है और यह किस तरीके से हैवियर पार्टिकल्स पर काम करके उन्हें टेस्ट ट्यूब्स के कंटेनर में इकट्ठा कर देता है, इसे हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी हमारे लिए सिर्फ यह समझना जरूरी है कि जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में टेस्ट ट्यूब को रख करके इन टेस्ट ट्यूब्स को रोटेट करते हैं तो ये टेस्ट ट्यूब्स उस समय पर हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अलाइन हो जाती हैं और इनके जो और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मिक्सचर मौजूद है उसके अंदर जो हैवियर पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने लगता है जो कि धीरे धीरे उन्हें आउटवर्ड यानी कि टेस्ट ट्यूब के बॉटम की तरफ लेके जाता है और ये वहीं पर इकट्ठे हो जाते हैं। जबकि जो लाइटर लिक्विड होता है ये ऊपर एक लेयर फॉर्म कर देता है। तो इस तरह से जो क्लीन वाटर होता है वो सॉयल के फाइनर पार्टिकल से सेपरेट हो जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल करके हम ब्लड के कंपोनेंट्स को भी सेपरेट करते हैं और इस मेथड का इस्तेमाल करके हम और दूसरे मिक्सचर्स को भी सेपरेट करने के लिए इसका यूज करते हैं। पेपर फ्यूज का वर्किंग प्रिंसिपल भी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन की तरह ही होता है। बस इन दोनों में फ़र्क इतना होता है कि सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन तो इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा पावर्ड होती है लेकिन पेपर फ्यूज जो है वो हैंड पावर्ड होता है, मतलब कि ये बिना इलेक्ट्रिसिटी के वर्क करता है। पेपर फ्यूज को दिए हुए इस लेफ्ट डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें एक कार्डबोर्ड की डिस्क होती है जिसे हम अपने हैंड के पावर से रोटेट करते हैं और इस कार्डबोर्ड के डिस्क पर हम एक टेस्ट ट्यूब में किसी भी मिक्सचर को रख सकते हैं जिसके कंपोनेंट्स को हम सेपरेट करना चाहते हैं। दिए हुए इस डायग्राम में यह दिखाया गया है कि हमने इस कार्डबोर्ड डिस्क के ऊपर एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड के सैंपल को रखा हुआ है। जब हम इस पेपर फ्यूज के हैंडल्स को हैंड पावर से रोटेट करके इस डिस्क को बहुत तेजी से रोटेट करते हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ब्लड के अंदर मौजूद हैवियर पार्टिकल्स
टेस्ट ट्यूब के बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं, जबकि लाइटर पार्टिकल्स ऊपर ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं। यानी कि ये हैवियर पार्टिकल्स और लाइटर पार्टिकल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। पेपर फ्यूज एक लो कॉस्ट साइंटिफिक टूल है जिसका रिमोट एरियाज में इस्तेमाल किया जा सकता है, जहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन अवेलेबल नहीं होती। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि मडी वाटर एक सस्पेंशन होता है, और यदि हम मडी वाटर को थोड़े समय के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें तो मडी वाटर में मौजूद सोयल के लार्जर पार्टिकल्स कंटेनर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, और फिर हम डिकेंटेशन मेथड या फिर फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा सोयल के इन लार्जर पार्टिकल्स को मिक्सचर से सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमें जो फिल्ट्रेट मिलता है वो क्लाउडी वाटर होता है, इम्प्योर वाटर होता है। यदि हम इस क्लाउडी वाटर को फर्दर प्योरीफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए दो मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, और दूसरे को हम बोलते हैं कोएगुलेशन मेथड। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कोएगुलेशन मेथड के बारे में बात करेंगे। कोएगुलेशन मेथड में करना ये होता है कि जो क्लाउडी वाटर होता है उसके अंदर हमें एक कोएगुलेंट ऐड करना होता है। क्लाउडी वाटर के लिए हम पाउडर्ड फिटकरी, जिसे एलम भी कहते हैं, वो एज ए कोएगुलेंट ऐड करते हैं। पाउडर्ड फिटकरी या फिर एलम मडी वाटर में मौजूद सॉयल के फाइन पार्टिकल्स को इकट्ठा करके एक क्लम्प फॉर्म कर देता है। क्लम्प साइज में लार्जर होता है और हैवियर होता है, और यह कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाता है। फिर हम डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा प्योर वाटर को ऑब्टेन कर सकते हैं। कोएगुलेशन मेथड का इस्तेमाल करके हम पनीर फॉर्मेशन भी करते हैं। जब हम मिल्क में लेमन जूस या फिर विनेगर ऐड करते हैं तो ये जो लेमन जूस होता है या फिर ये जो विनेगर होता है ये कोएगुलेंट की तरह वर्क करता है, और मिल्क में मौजूद प्रोटीन्स को कोएगुलेट करके पनीर फॉर्म कर देता है। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि कोलोइड्स क्या होते हैं। सस्पेंशंस की तरह कोलोइड्स भी हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स ही होते हैं, लेकिन कोलोइड्स में मौजूद जो अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स होते हैं वे सॉल्यूशन के डिजॉल्व्ड पार्टिकल्स से तो साइज में बड़े होते हैं, लेकिन सस्पेंशन में मौजूद अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स के साइज के कंपैरिजन में छोटे होते हैं। एक कोलोइड की यह प्रॉपर्टी होती है कि यदि हम कोलोइड को काफ़ी समय के लिए भी अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें तब भी उसमें मौजूद जो अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स हैं वो कंटेनर के बॉटम में सेटल नहीं होते। इसके विपरीत सस्पेंशन में मौजूद अनडिजॉल्व्ड पार्टिकल्स कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाते हैं। कोलोइड्स के एग्जांपल्स हैं मिल्क, ब्लड, टोमेटो सॉस, आइसक्रीम एटसेट्रा। कोलोइड हालांकि देखने में तो यूनिफॉर्म लगता है, जैसे कि यदि हम मिल्क को देखें तो ऐसा दिखता है जैसे कि एक यूनिफॉर्म मिक्सचर हो, लेकिन वास्तव में यह एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। अब हम इस टेबल के द्वारा यह समझने की कोशिश करेंगे कि सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस होता है। यदि हम पार्टिकल साइज की बात करें तो सॉल्यूशन में मौजूद डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। इसके विपरीत कोलोइड में मौजूद अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल्स का साइज 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है, और सस्पेंशन में मौजूद अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल्स का साइज 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। यदि हम पार्टिकल्स की विजिबिलिटी के बारे में बात करें तो सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स होते हैं वे विजिबल नहीं होते। कोलोइड में मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं वे भी नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। इसके विपरीत सस्पेंशन में मौजूद अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल्स नेकेड आई से विजिबल होते हैं। यदि हम सेटिंग की बात करें तो यदि हम एक सॉल्यूशन को कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें तो उसके सॉल्यूशन में मौजूद डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स कंटेनर के बॉटम में सेटल नहीं होते। इसी तरह से कोलोइड में मौजूद अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल्स भी, यदि हम कोलोइड को काफ़ी समय तक अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें तब भी वे कंटेनर के बॉटम में सेटल नहीं होते। लेकिन यदि हम एक सस्पेंशन को कुछ समय के लिए अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दें तो उसके अंदर मौजूद अनडिसॉल्व्ड पार्टिकल्स कंटेनर के बॉटम में सेटल हो जाते हैं। यदि हम सेपरेशन मेथड की बात करें तो सॉल्यूशन को हम फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। कोलोइड को भी हम फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा अपने कंपोनेंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन सस्पेंशन को हम फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं। यदि हम टिंडाल इफेक्ट की बात करें तो सॉल्यूशन टिंडाल इफेक्ट शो नहीं करता। कोलोइड और सस्पेंशन टिंडाल इफेक्ट शो करते हैं।
ये टिंडाल इफेक्ट क्या होता है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। जब लाइट किसी ऐसे मीडियम से गुजरती है जिसमें कि छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, तो लाइट इन छोटे छोटे पार्टिकल्स से टकरा करके अलग अलग दिशाओं में स्कैटर्ड हो जाती है। लाइट के इसी स्कैटरिंग को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। अब सॉल्यूशंस में मौजूद जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे साइज के होते हैं। इसीलिए जब लाइट सॉल्यूशंस के थ्रू गुजरती है तो कोई भी टिंडल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता। लेकिन जब लाइट कोलोइड्स और सस्पेंशंस के अंदर से गुजरती है तो टिंडल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। दिए हुए इस लेफ्ट डायग्राम में यह दिखाया गया है कि कैसे एक स्टेडियम में जो स्टेडियम की फ्लड लाइट्स होती हैं, वे जब सराउंडिंग में मौजूद पार्टिकल से टकराती हैं तो टिंडल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि एक सॉल्यूशन के अंदर एक सॉल्वेंट होता है और एक सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट वह सब्सटेंस होता है जो कि सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, और सॉल्वेंट वह सब्सटेंस होता है जो अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट होता है जो कि अपने अंदर सॉल्यूट यानी कि सॉल्ट को डिसॉल्व कर लेता है। लेकिन जब हम कोलोइड की बात करते हैं तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। कोलोइड के केस में जो पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड रहते हैं उसे हम डिस्पर्स्ड फेज कहते हैं, और जिस मीडियम के अंदर ये पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड रहते हैं उसे हम डिस्पर्शन मीडियम कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसे एक एनालॉजी स्टेब्लिश करके कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सॉल्वेंट होता है वो कोलोइड में इक्विवेलेंट होता है डिस्पर्शन मीडियम के, और जो सॉल्यूट होता है वो कोलोइड में इक्विवेलेंट होता है डिस्पर्स्ड फेज के। अब हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि एमल्शंस क्या होते हैं। एमल्शन भी एक कोलोइड ही होता है जिसमें कि डिस्पर्स्ड फेज एक लिक्विड होता है और डिस्पर्शन मीडियम भी एक लिक्विड ही होता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक एमल्शन एक लिक्विड इन लिक्विड कोलोइड होता है। एमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप का भी हो सकता है, जिसमें कि ऑयल ड्रॉपलेट्स वाटर के अंदर डिस्पर्स्ड रहते हैं। ऑयल इन वाटर एमल्शन का एग्जाम्पल होता है मिल्क और वैनिशिंग क्रीम एट्सेट्रा। एमल्शन वाटर इन ऑयल टाइप का भी हो सकता है, जिसमें कि वाटर ड्रॉपलेट्स फैट में या ऑयल में डिस्पर्स्ड रहते हैं। वाटर इन ऑयल टाइप का एमल्शन के एग्जांपल्स हैं बटर, कोल्ड क्रीम एट्सेट्रा। एमल्सिफाइंग एजेंट्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एमल्शन को स्टेबल रखते हैं। अब हम डेली लाइफ के कुछ ऐसे एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जहां पर हम सेपरेशन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। ब्लड के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए कोएगुलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं। सॉल्ट को सी वाटर से ऑब्टेन करने के लिए हम इवेपोरेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, या फिर क्रिस्टलाइजेशन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परफ्यूम्स को बनाने के लिए हम डिस्टिलेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट के पिगमेंट्स को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लांट के पिगमेंट में से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। वेस्ट सेग्रीगेशन और रिसाइकलिंग के लिए भी हम डिफरेंट सेपरेशन मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि मिक्सचर्स दो तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स और दूसरे को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा और यह जाना कि एक सॉल्यूशन के अंदर एक या एक से अधिक सॉल्यूट्स होते हैं और एक सॉल्वेंट होता है। हमने सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के डिफरेंट मेथड्स के बारे में भी डिस्कशन किया। हमने यह भी जाना कि किसी सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। हमने क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी एट्सेट्रा मेथड्स को डिटेल में डिस्कस किया। हमने सेपरेटिंग फनल, सब्लाइमेशन मेथड्स को भी डिस्कस किया। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, कोएगुलेशन क्या होता है, यह भी जाना। हमने सॉल्यूशंस, कोलोइड्स और सस्पेंशंस के डिफरेंसेस को डिटेल में डिस्कस किया, और लास्ट में हमने टिंडाल इफेक्ट के बारे में भी डिस्कशन किया और यह जाना कि कोलोइड्स और सस्पेंशंस टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।